स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे महाकुंभ की, प्रयागराज महाकुंभ की, जो सामाजिक एकता और आर्थिक विकास का महाकुंभ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जबरदस्त व्यवस्था की है महाकुंभ में। इस बार महाकुंभ में 40-45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों को तेज करने वाला हो गया ये महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश को इस आयोजन से मिलेंगे करीब 2 लाख करोड़ रुपए। योगी आदित्यनाथ ने यह बोला है, मुख्यमंत्री ने। एक और डेटा उन्होंने दिया कि 2019 में इसी प्रयागराज में जो कुंभ का आयोजन हुआ था, तो उस समय करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। इस बार तो फिर 2 लाख करोड़ जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है। सर्व सनातन के मेले से सामाजिक एकता के साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास का संदेश जा रहा है इस महाकुंभ से। प्रयागराज के महाकुंभ आयोजन से आसपास के कई क्षेत्रों में, कई जिलों में आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सामाजिक समरसता का भी बेमिसाल प्रदर्शन होता है इस महाकुंभ के दौरान। सनातन परंपरा के इस आयोजन से सामाजिक एकता के साथ ही आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती है। तो ऐसे में जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हों या फिर अन्य विपक्षी नेता हों, वो जो आयोजन के खर्च पर सवाल उठाते हैं, आप समझ जाइए कि ऐसे सवालों का क्या मतलब बनता है। कोई मतलब नहीं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि महाकुंभ में 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने और 2 लाख करोड़ रुपए तक की आर्थिक वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रयागराज कुंभ का कुल खर्चा हमारा है 5,000 करोड़। अभी हमने प्रधानमंत्री जी से जिन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास 13 दिसंबर को कराया था, वो कुल 5,000 करोड़ रुपए से के थे। ये दोनों केंद्र और राज्य सरकार के मिलाकर के थे। मैं मान के चलता हूं कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और यही एवरेज लगाऊंगा, 2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, भारत की भी और उत्तर प्रदेश की भी। डेटा दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सवाल उठाने वालों को जवाब दे रहे हैं। इस बीच महाकुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और वो भी ये कह रहे हैं कि इससे किस तरह से इस महाकुंभ से आर्थिक समृद्धि, आर्थिक कारोबार भी एक बड़ा तत्व है। सुनिए उनको। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में आप देखें तो बुनियादी ढांचा जो परियोजनाएं हैं वो तो बहुत तेजी से उसमें आगे बढ़ती हुई है और हम देख रहे हैं कि आधारभूत जो ढांचा है वो बहुत बेहतर हुआ है और इसका एक पूरा फायदा आर्थिक वृद्धि के तौर पर और आर्थिक गतिविधि जो बढ़ेगी पूरे उत्तर प्रदेश में। जब अर्ध कुंभ हुआ था तब भी देखने को मिला था, अब नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है आर्थिक मामले में। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, प्रयागराज में जो कार्य हो रहा है अद्भुत है। भारतीय सनातन संस्कृति का जो प्रभाव है वो आर्थिक रूप से भी बड़ा प्रबल है। जी, अनुमानित 40 करोड़ की सरकार ने व्यवस्था की है और एक औसत आदमी कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये अगर यहाँ पे खर्च कर जाएगा, सब अपनी अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार 5,000 से लेकर के 50,000 तक की टेंट, लाख रुपए वाली टेंट में है। उनका व्यवसाय तो विश्व स्तरीय स्तर की सुविधा देंगे, उस तरह की कारोबार बढ़ेगी। तो सिर्फ अपने स्वदेशी योग का पर भी बढ़ावा मिल रहा है और विश्व स्तरीय सुविधाओं का उनका भी प्रचार विश्व में पटल पे भारत की छवि बहुत निखर के उभर के आएगी। हमारे प्रयागराज में एक कुंभ तो अद्भुत है और जो जिस तरह की यहाँ व्यवस्था है वो उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। जिस तरह से यहाँ पे कुंभ हो रहा है, जिस तरह से शिविर लगी हुई है। इलाहाबाद जो प्रयाग जो आगे बढ़ रहा है वो धार्मिक आधार के कारण ही आगे बढ़ रहा है। महाकुंभ 2025 उसे ऐतिहासिक जो मौका आया है उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है और इसका प्रभाव लंबे समय तक हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर देखेंगे, जब जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है और लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी शैलेंद्र मिश्र की
और इस समय शैलेंद्र मिश्र खुद वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी। मैं पहले सीधे शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, आपकी ये बातचीत हमने देखी, आज की बातचीत को मैं इस पर रखता हूं, इस सामाजिक एकता की बात हो, आर्थिक विकास की बात हो, उस मायने में भी ये सचमुच महाकुंभ है। सनातन परंपरा का ये सबसे बड़ा आयोजन, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, बताइए, जहाँ 40-45 करोड़ से भी ज्यादा लोग आएंगे, वो सामाजिक एकता का भी जबरदस्त संदेश और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने का भी पूरा संदेश यहाँ से निकल करके जा रहा है इस महाकुंभ से। बिल्कुल, देखिए, ऊंच नीच का भेद मिट जाता है और तमाम भेद मिटते हैं। महाकुंभ में जो हम देखते हैं कि संगम में स्नान करोड़ों लोग करते हैं एक साथ, और 40 करोड़ से ज़्यादा लोग जब संगम स्नान के लिए महाकुंभ के दौरान आएंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया का जो सबसे बड़ा मेला है वो यहाँ पर दिखाई देगा। हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। वो 2 दिवसीय दौरे पर है प्रयागराज में और मेला स्थल में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, अखाड़ों में साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि बहुत व्यापक स्तर पर जो तैयारी हुई है और एक समता का प्रतीक, सामाजिक समता का प्रतीक हम कुंभ मेले को जानते हैं, जहां ऊंच नीच का भेद पूरी तरह से मिट जाता है और सभी एक पंक्ति में खड़े होते हैं और सभी एक साथ स्नान करते हैं। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण, सनातन का सबसे महत्वपूर्ण मेला है जिसमें इतने लोग आते हैं जितनी आबादी अधिकतर देशों की नहीं है, कुछ चुनिंदा देशों को छोड़ दें। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद भी जताई है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मेला यहाँ पर लगने वाला है, जो एक सामाजिक समता, समरसता का संदेश देगा, जो भारत के बढ़ती हुई आर्थिक ताकत का तो संदेश देगा ही, साथ ही साथ भारतीयता का संदेश देगा, जो हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सभी एक तरह से जो वर्ग हैं उनको साथ लेकर जो आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसका भी एक उदाहरण यहाँ से पेश किया जाए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं विनोद जी के पास चलता हूँ, आप उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ। विनोद जी, जो मुझे जरा, मैं एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में आ रहा हूँ, कुंभ में भी कोई किसी से पूछेगा कौन जात हो भाई? कुंभ में भी कोई किसी से पूछेगा क्या इस महाकुंभ में जहां 40-45 करोड़ लोग जुटेंगे? विनोद जी, सामाजिक एकता का कितना बड़ा समागम है ये? लाल जी, मैं हैरान होता हूं जब ये महाकुंभ पे कोई टिप्पणी हो देखता हूं और जब लोग इस पे सवाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि कुंभ पे चर्चा और कुंभ पे टिप्पणी करने से पहले उनको भारत को समझना चाहिए। भारत को मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब दुनिया के और किसी रिलीजन को देख लें, मजहब को देख लें, कि जिनका जो भी इतिहास रहा हो, 1500 साल, 1400 साल, 1700 साल, जी, कुंभ की चर्चा गौतम बुद्ध ने की है। गौतम बुद्ध लिखते हैं कि कहते हैं कि अगर तुम क्रोधी हो तो कुंभ में स्नान करके भी तुम मुक्त नहीं होगे। आहा, क्या बात है। तो ये गौतम बुद्ध कहते हैं, तब आप सोच लीजिए, कल्पना की ये कुंभ का ये समागम और ये सर्वधर्म सर्व संभाव का जो ये कुंभ है वो कितने वर्षों से ऐसे ही चलता रहा होगा। ये सामाजिक समरसता का जो ये पावन एक समागम है, जहां सन्यासी और गृहस्थ दोनों आमने सामने होते हैं, जहां वो माँ गंगा और त्रिवेणी के तट पे स्नान का पूरे विश्व में ये चर्चा, खुद रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं तीर्थ राज प्रयाग प्रभाव। बहुत खूब। तो तीर्थ राज प्रयाग जो है, आप भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सनातन को एक तरह से आप गौण करते हुए, जब आप कुंभ की बात होती है, महाकुंभ की बात होती है, तब आप उस पर टिप्पणी करने लगते हैं और आप कहते हैं, तो उसका जवाब ये महाकुंभ है। बिल्कुल, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि ये कुंभ एकता का, भारत की एकता का सबसे बड़ा एक समागम होने वाला है, तो बिल्कुल वो सही कहते हैं कि जब इसी कुंभ में पिछली बार आप 2019 में देखा होगा, स्वच्छ कुंभ नाम दिया गया था उसका, प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वच्छता के कर्मचारियों का पैर धोते हुए दिखे थे। जी, वो कुंभ का आदर्श है, वो कुंभ का आदर्श है जिसमें वो स्वच्छता कर्मचारियों का पैर धोते हुए प्राइम मिनिस्टर को लोगों ने देखा था। ये कुंभ का पावन है और इसको देखने के लिए लोग आते हैं। बिल्कुल, ये कुंभ जो पूरे दुनिया के लिए आकर्षण का ये केंद्र बना है, वो एक सामाजिक समरसता का है। जब वो सारे साधु, सारे संत और गृहस्थ
एक साथ जुटते हैं ठीक और है। वो एक समागम बनाते हैं, तो ये भारत की प्राचीन वैभव को, जो पीएम मोदी कहते हैं कि विकास के साथ विरासत भी, तो ये विरासत आज आर्थिक रूप से भी उत्तर प्रदेश को संबल कर रहा है। बिल्कुल। इसी बात की व्याख्या योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और शैलेंद्र अपनी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं शैलेंद्र, विनोद जी ने महाकुंभ का जितना वर्णन किया उससे तो ये लग रहा है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप वहाँ खुद जो है उपस्थित हैं। शैलेंद्र, बताइए वहाँ के लोगों में आपने कैसा उत्साह अभी तक देखा है, और ये जो 40 करोड़ का डेटा दिया जा रहा है, ये तो मुझे लगता है कहीं ये बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा ना हो जाए। ये देखिए 144 वर्षों बाद वो एक तरह से मुहूर्त है इस बार, इसीलिए दिव्य भव्य महाकुंभ कहा जा रहा है। जब प्रयाग में पहला जो अमृत स्नान है वो 13 तारीख से शुरू होगा, उसके बाद मकर संक्रांति 14 को, और फिर आगे अमृत स्नान की तारीखें आएंगी, मौनी अमावस्या या फिर बसंत पंचमी। तो वो 40 करोड़ से ऊपर, कम से कम में कहा जा रहा है कि 40 करोड़, ये संख्या 45 करोड़ तक जा सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और जो तैयारी है उसमें कहा जा रहा है कि एक दिन में अगर 10 करोड़ श्रद्धालु आ जाएंगे तो उतनी तैयारी की गई है। 12 किलोमीटर से बड़ा एक संगम तट अस्थायी तैयार किया गया है श्रद्धालुओं के संगम स्नान के लिए। तो आप समझ सकते हैं, और अभी से ही जिस जीएसटी कलेक्शन की बात हो रही है, प्रयागराज ने पीछे छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश के कई शहरों को, तीसरे नंबर पर आ गया। अभी महाकुंभ का जो प्रभाव, जो असली प्रभाव है आर्थिक गतिविधियों पर, वो तो महाकुंभ के बाद आएगा, अगले क्वार्टर में, इसे अगली तिमाही कहते हैं। लेकिन उससे पहले ही 7 बड़े ओवरब्रिज का निर्माण हो चुका है यहाँ पर प्रयागराज में। छोटे प्रदेशों में तो कहें कि जितने कुल मिलाकर बड़े पुल बनते हैं, उतने पुल तो प्रयागराज में पिछले 2 वर्षों में बन गए हैं, और अस्थायी पुलों की बात करें तो फिर लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है आर्थिक विकास का भी आपने बताया कि कैसे प्रयागराज इस मामले में, और वहाँ के आसपास के लोग कितने सौभाग्यशाली वो भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आपसे लगातार हम रिपोर्ट तो लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद। मेरी पसंद।